ऑलराइट, लेट्स बिगिन। करंट इलेक्ट्रिसिटी के जहां तक मामला है, इसके अंदर हम कुछ टर्मिनोलॉजीज को रिवाइज करते हैं। इसमें हम करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, इन टर्मिनोलॉजीज के ऊपर हमारी जो है जनरल वर्किंग हो रही है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे करंट के लिहाज से। हमारी सबसे पहली टर्मिनोलॉजी जिसके ऊपर हमारा मामला चलेगा वो है करंट। उसके बाद फिर हम बात करेंगे वोल्टेज और फिर हम बात करेंगे रेजिस्टेंस। देखिए, अगर हम करंट के मामले में बात करते हैं, ठीक है, तो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू नो इज द डेफिनेशन ऑफ करंट। करंट को डिफाइन कैसे करते हैं? इट्स सिंपल, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस या रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दोनों में से किसी भी एक तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हो। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस बोल दो या रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल दो, दोनों बातें एक ही। अच्छा, रेट ऑफ फ्लो का मतलब क्या होता है? जब हम बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस या रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इससे मामला यह है कि करंट दो बातों पे डिपेंड करता है बेसिकली। यानी करंट के बारे में अगर आप स्टडी करते हो या करंट को इमेजिन करने की कोशिश करते हो, तो करंट दो चीजों से इमेजिन किया जा सकता है। एक तो है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन्स वायर में फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। कि भाई अगर आपके पास दो वायर्स हैं यहाँ पे, सही, तो उन दो वायर्स के अंदर अगर हमारे पास, ऐसे छोटा बना दिया, ये वायर है, ये वायर है, तो एक में हमारे पास कम इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं और एक में हमारे पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो। एक चीज जो है वो नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन से बात होती है कि जब क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगी तो हम कहेंगे भाई हमारे पास ज्यादा करंट चल रहा है। और दूसरा मामला क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अलावा हमारे पास आता है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सही, द स्पीड ऑफ फ्लो, क्योंकि हम ताल्लुक है रेट से। रेट का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट से आप बात कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जो दूसरा मामला है वो है कि आपके पास ये इलेक्ट्रॉन्स कितने फास्ट मूव करते हुए जा रहे हैं। अगर यही दो कंडक्टर्स होते, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होते, सही, लेकिन एक में हम स्लो इलेक्ट्रॉन्स देख रहे होते, इलेक्ट्रॉन आहिस्ता चल रहे हैं, और एक में इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड ज्यादा है, तो अगेन इस केस में वी वुड हैव मोर करंट। तो करंट को इमेजिन हमेशा इस तरह से करना कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं और कितनी ज्यादा तेजी से चल रहे हैं। इसकी जनरल एनालॉजी इस तरह से दी जा सकती है कि भाई कोई एक स्कूल है, उसमें क्लासरूम है, 30 स्टूडेंट्स हैं, सही है, अलग अलग दो सेक्शंस हैं, 30 स्टूडेंट्स के दो सेक्शंस। जब ब्रेक होती है तो एक सेक्शन तमीजदार सेक्शन है, अच्छा सेक्शन है, सही है, वो दरवाजे से सुकून से निकलते हैं, 30 स्टूडेंट्स आराम से सीढ़ियों से उतरते उतरते कैंटीन की तरफ तक जाते हैं, सही। और एक सेक्शन बी है जिसमें सारे राउडी हैं, सही है, और उनको तफरी करने का शौक भरपूर है। हम अच्छे अल्फाज में बोले और बच्चों की पॉजिटिविटी के लिहाज से बोले तो वो एंथुजियास्टिक हैं, हाई एनर्जी के अंदर काम कर रहे हैं, सही है, शुगर रश है उनके अंदर सही है। इस तमाम चीजों से जब ब्रेक होती है और तबीयत सुबह के भूखे हैं, उनको नाश्ते भी कभी अम्मा ने कुछ नहीं दिया था और उनको सही तबीयत से खाना है, उनको पता है अगर लेट हुए तो ब्रेक में लाइन इतनी लंबी मिलेगी कुछ खाने को शायद मिले ही ना मिले, तो वो क्या करेंगे भाई, जैसी ब्रेक होगी दरवाजा तोड़ते हुए भागे। बच्चे वही 30 हैं, सही है, लेकिन अगर आप उन 30 स्टूडेंट्स को कॉरिडोर में एक एरियल व्यू से ऑब्जर्व करो तो वो आपको वही 30 स्टूडेंट्स भागते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर आप पहले वाले सेक्शन को एरियल व्यू से ऑब्जर्व करो उस कॉरिडोर के अंदर, तो आपको तमीज से जाते हुए नजर आए। तो ये जो डिफरेंस आया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में नहीं था, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में नहीं था, लेकिन जो स्पीड थी उनकी मूवमेंट की उसमें था। तो मैं ये बोलूंगा कि जो दूसरा सेक्शन है इसके हाई करंट चल रहा है, क्योंकि जो वर्ड करंट है ना, करंट का मतलब मूवमेंट से होता है। आप विंड करंट्स भी पढ़ते हैं, आप वाटर करंट्स भी पढ़ते हैं, सही, आपको पता है जितनी रेनफॉल वगैरह हो रही है सबका ताल्लुक विंड करंट से है कि हवा कहाँ से किस डायरेक्शन में मूव कर रही होगी, किस जगह पे मौजूद होगी, ये विंड करंट होता है।
इसी विंड की वजह से जो वेव्स बनती है, या ये कह लो कि पानी का जो फ्लो होता है, वो वाटर करंट के लिहाज से होता है। तो ये चीज जो है आपके पास भी एग्जिस्ट करती है। तो विंड करंट्स और वाटर करंट्स दोनों केसेस में आपके पास एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात कर रहे होते हैं। किसी स्टूडेंट का मैसेज आया है यहाँ पे। ठीक है, तो एक चीज आपके पास यहाँ पे ये आ जाती है। अच्छा, अब बाय डेफिनेशन हमने इसको बता तो दिया कि भाई हमारे पास करंट है क्या। फॉर्मूले को अगर आप देखें तो ये होता है I इक्वल्स Q अपॉन T। करंट इक्वल्स चार्ज अपॉन टाइम। Q जो है, स्मॉल q जो है वो चार्ज की रिप्रेजेंटेशन है, और T जो है वो आपके पास टाइम की रिप्रेजेंटेशन, और I आपका करंट है। ठीक, तो ये फॉर्मूला भी आपको बता रहा है कि आप कितना चार्ज पास करवा रहे हैं और कितनी देर के अंदर वो चार्ज फ्लो करता हुआ जा रहा है। ये दोनों बातें मैटर करती हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स फास्ट मूव करेंगे टाइम कम लगेगा। आप देख सकते हैं टाइम के साथ इन्वर्स का रिलेशन है इस चीज का। अगर आप चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फास्ट मूव करते हुए जा रहे होंगे तो टाइम आपको कम लगेगा, करंट आपके पास ऑटोमेटिकली ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि करंट और टाइम का इन्वर्स का रिलेशन चलता है। और चार्ज डायरेक्ट प्रोपोर्शन पे, ज्यादा चार्ज मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हुए जा रहे हैं, क्योंकि हमने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में ये बात पढ़ी थी। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनके ऊपर एक क्वांटिटी होती है जिसको हम बोलते हैं चार्ज। तो greater charge means you have more number of electrons passing through any point. So the greater the number of electrons are, see, the larger would be the amount of current in that specific circuit. इसमें अभी तक जो मैंने बात समझाई, इसमें कोई सवाल है? ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं फिर हम। अब करंट हमारे पास दो तरीकों से डिफाइन होता है, सही, दो डिफाइन बोलना, सॉरी, दो टाइप्स में आ जाता है हमारे पास। ठीक, एक हमारे पास है करंट की, अगर मैं डिवीजन देखूं तो एक हमारे पास है डायरेक्ट करंट, या पहले तो मैं वो बता देता हूँ। एक हमारे पास है कन्वेंशनल करंट, और एक हमारे पास है इलेक्ट्रॉन फ्लो। चलो, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इलेक्ट्रिक सिंबल्स थोड़े रिवाइज्ड हो गए ना। मैंने इलेक्ट्रिक सिंबल्स स्किप किया है, मतलब बैटरी का सिंबल क्या है, रेजिस्टर का सिंबल क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन तो आई होप आप लोगों के जहनों में होगी, क्योंकि रिवीजन है, इस वजह से मैंने उस चीज़ को थोड़ा सा स्किप कर दिया। देखिए, कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉन फ्लो का मामला कुछ ऐसा है कि अगर ये मेरे पास बैटरी है, सही, और इस सर्किट के अंदर मैंने कोई रेजिस्टर वगैरह लगाया है, इसी तरह यहाँ पे बैटरी मेरी,
सर्किट में रेजिस्टर। देखो शुरू पे जब मामला मतलब साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने स्टडी करना शुरू किया था करंट के बारे में, तो उनको असल में इलेक्ट्रॉन्स का नहीं अंदाजा था, उसके ऊपर डिस्कवरी इतनी नहीं हुई हुई थी, दे वर अनक्लियर कि व्हाट्स एक्चुअली मूविंग इनसाइड इट। तो उन्होंने, क्योंकि उनको ऑब्जर्वेशन नहीं हो पा रही थी, लेकिन उनको डायरेक्शन एस्टेब्लिश करना जरूरी था कि भाई किसी एक डायरेक्शन, कोई एक डायरेक्शन तो होगी इसकी कोई ना कोई ना। तो उन्होंने क्या किया, थोड़ा बहुत जो उस वक्त की नॉलेज थी उसको यूज करते हुए उन्होंने एक डायरेक्शन को एज अ कन्वेंशन, मतलब एक एज एन आइडिया कि भाई ठीक है हम इस डायरेक्शन को करंट का अज्यूम करते हैं, उन्होंने एक कन्वेंशन सेट कर दिया कि भाई हम अज्यूम करते हैं कि जो करंट है आपके पास वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा होगा, वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में जा रहा है। सही, ये कन्वेंशनल करंट उन्होंने स्टैब्लिश कर दिया। ये इनका आइडिया था, इनकी इमेजिनेशन थी, एक कन्वेंशन जो इन्होंने सेट किया था कि मेरे मुताबिक या हमारे मुताबिक करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, इट मूव्स फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल। अब ये जो कुछ था ये कन्वेंशन था, सही, इट वाज देयर जनरल आइडिया। पता ये चला कि जब डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन्स वगैरह की चीजें, उनको जो पता चलना शुरू, तो दे रियलाइज कि द कन्वेंशन वाज एक्चुअली रॉन्ग। When the discovery of electrons were made clear and scientists were able to completely analyze how are the electrons moving, it turned out that the electrons were not moving in the direction they took as a convention. जो उन्होंने assume किया था electrons उस direction में नहीं चल रहा था, other than that electrons were moving like opposite, electrons बिल्कुल उसके उलट चल रहे थे। So they were coming out of the negative terminal of the battery and they were moving to the positive terminal. उनका इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो था वो ऑपोजिट था, electrons actually move from negative to positive. Electrons in a circuit move from negative to positive terminal, जबकि conventional current was thought to move from positive to negative. तो मसला ये आया कि अब मामला गलत हो गया, लेकिन जितने अरसे बाद उनको इस बात का इल्म हुआ था ना, उस वक्त तक इन्होंने बहुत सारी डिस्कवरीज, बहुत सारे इक्वेशंस, बहुत सारे फॉर्मूले एस्टैब्लिश कर दिए थे जिसको अब चेंज करना पॉसिबल नहीं था। तो उन्होंने बोला कि भाई देखो कन्वेंशनल करंट से हमें कोई नुकसान तो हो नहीं रहा, तो ये बस फर्क इतना है कि जो आंसर शायद नेगेटिव आना चाहिए था वो पॉजिटिव आएगा, जो पॉजिटिव आना चाहिए था वो नेगेटिव आएगा, मैग्नीट्यूड में कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा ऐसे। तो और ये इस वजह से उन्होंने बोला कि देखो जब इतने कोई मसले मसाइल आ नहीं रहे, तो ये कोई बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं है, तो हम एक काम करते हैं कन्वेंशनल करंट को अपनी जगह रखेंगे, बस अपने जहन में रख लेंगे कि इलेक्ट्रॉन इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चले, लेकिन हम अपनी फॉर्मूलों के तहत और अपने जो इक्वेशंस हम बना रहे होते हैं या कोई कैलकुलेशन कर रहे होते हैं या कुछ भी कर रहे होते हैं, तो हम करंट को कन्वेंशनल करंट के तौर पे ही लेते हुए चलेंगे जैसे हम अब तक चलाते हुए आ रहे थे इसको। ठीक, लेकिन अगर कोई हमसे पूछेगा कि भाई रियलिटी में इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करता है, भाई असल में क्या वाकई में इलेक्ट्रॉन्स असल में पॉजिटिव से नेगेटिव जाते हैं, तो हम उसको बता जरूर देंगे कि नहीं जनाब ऐसा नहीं है, रियलिटी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं जा रहे होते सर्किट में, वो नेगेटिव टर्मिनल से निकलते हैं वो और वो पॉजिटिव में जाते हैं। मतलब मिसाल ऐसी है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से रिपेल होता है और पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, इसलिए वो नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है। हम गलत अज्यूम कर बैठे, हम ये सोच रहे थे कि वो पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है इस वजह से वो जगह पॉजिटिव हो गई है, और वो नेगेटिव टर्मिनल में जा रहा है इस वजह से वो जगह नेगेटिव हो गई है, वहाँ एक्यूमुलेशन होती जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, इसलिए वो जगह नेगेटिव होती चली जा रही है, और वो पॉजिटिव से निकल रहे होंगे इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए उस जगह में इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, वहाँ पॉजिटिव होता जा रहा है, हम ये सोच रहे थे। लेकिन निकला उसका उल्टा मामला, भाई वो ऑलरेडी पॉजिटिव था, उसने इलेक्ट्रॉन्स को मतलब उसने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करा था, वो भेज नहीं रहा था अपनी जगह से इलेक्ट्रॉन। असल में तो नेगेटिव टर्मिनल जो इलेक्ट्रॉन्स का भरपूर जगह थी, वहां से इलेक्ट्रॉन्स रिपेल हो रहे थे, तो मूव करके उस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होते हुए जा रहे थे। स्टैटिक के लॉज यहाँ पे अप्लाई हो रहे थे इलेक्ट्रॉन फ्लो के अंदर तरीके से। तो खैर बहरहाल इस वजह से जब भी एग्जामिनर कभी आपसे सवाल पूछेगा तो वो बहुत क्लियरली आपसे बोलेगा कि आप कन्वेंशनल करंट ड्रॉ करना है या इलेक्ट्रॉन फ्लो ड्रॉ करना है। तो अगर वो आपसे बोल रहे भाई करंट की डायरेक्शन ड्रॉ करें,
तो करंट की डायरेक्शन का मतलब कन्वेंशनल करंट से, अगर वो आपको बोले भाई कन्वेंशनल करंट ड्रॉ करें, तब भी वो कन्वेंशनल करंट ही मांग रहा होगा। Until and unless वो आपको बोले कि ड्रॉ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो, उस वक्त तक आप इलेक्ट्रॉन फ्लो यानी नेगेटिव से पॉजिटिव वाली डायरेक्शन नहीं बनाएंगे। ठीक, करंट बोलते या कन्वेंशनल करंट बोलते, दोनों केसेस में कन्वेंशनल करंट ही यूज करते हैं। अलग जब तक वो इलेक्ट्रॉन फ्लो के बारे में बात ना करे, उस वक्त तक इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं बनाना पेपर। एक डिस्ट्रीब्यूशन तो ये हो गई कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉन फ्लो। अच्छा, इसी तरह से एक और डिस्ट्रीब्यूशन होती है करंट के बारे में। सही, करंट के बारे में एक डिस्ट्रीब्यूशन होती है आपके पास, एक होता है डायरेक्ट करंट और एक होता है ऑल्टरनेटिंग करंट। पहले तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, शायद आप लोगों को इस चीज के बारे में थोड़ा इल्म हो, कुछ याद हो, क्या फर्क होता है डायरेक्ट और ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर? मुझे जरा बताइए चैट पे टाइप करके इसमें, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट करंट एंड ऑल्टरनेटिंग करंट? बिल्कुल जनरल से बताओ, तो जरूरी नहीं है कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन में मांग रहा हूँ, जो भी जहन में है बस लिख दो। आई जस्ट वांट टू हैव अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर माइंड। ठीक है, ठीक है, सही है। बिल्कुल, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट की जो बेसिक डिफरेंस है, जो बेसिक डिवीजन आती है, वो ये आती है कि डायरेक्ट करंट फ्लोज इन वन डायरेक्शन ओनली, whereas alternating current changes its direction। जो नाम इनका पड़ा है वो डायरेक्शन के हिसाब से पड़ा है। डायरेक्ट करंट is the one that flows in one direction only। ठीक है, जबकि ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस। मल्टीपल टाइम्स रह सके। अच्छा, अब डायरेक्ट करंट की जो सोर्स होती है ना, वो हमारी बैटरीज, पावर सप्लाईज वगैरह होती है। सही, सेल, बैटरी, सही, पावर सप्लाईज, सब डायरेक्ट करंट प्रोवाइड करते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट जो आता है हमारे पास, वो आता है एसी जनरेटर्स में से। ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेट करना एसी जनरेटर का काम होता है, जो हमारे पावर स्टेशन में लगे हुए सारे, या जो हमारे घरों में भी लगाए जाते हैं जनरेटर, उन सब से हम ऑल्टरनेटिंग करंट ही जनरेट करते हैं। अच्छा, अगर कोई मुझसे बोले सर डायरेक्ट करंट का ग्राफ बनाए, तो देखिए डायरेक्ट करंट का जो एक ग्राफ बनता है, चीज ड्रॉ कर देता हूँ, ड्रॉ करूंगा तो उसके लिए भी मैं जरा पता है। ये करंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम का ग्राफ ना। तो भाई एक ग्राफ मैंने डायरेक्ट करंट का ऐसा बना, ठीक है, ये डायरेक्ट करंट, ये पॉजिटिव भी हो सकता है अगर बैटरी उल्टी लगा दी आपने, नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों ग्राफ पॉसिबल। इफ यू रिवर्स द कनेक्शन ऑफ द बैटरी, करंट विल फ्लो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन।
See, you can have a negative value of current as well, and you can have a positive value of current as well. Positive value का मतलब current is flowing in just one direction, जिसको आपने consider किया हुआ था कि current ऐसे जाएगा तो मैं positive consider करूँ, तो reverse connection of battery की वजह से ये वाला मामला मिल सकता है. अच्छा, अब आप बात करते हैं एक दूसरा ग्राफ मैं बनाऊंगा, देखता हूँ कि आप मुझे बताइएगा कि सही ग्राफ है या नहीं. क्या ये डायरेक्ट करंट है या नहीं, ये जो मैंने ग्राफ अभी बनाया, ग्राफ बी, इज दिस डायरेक्ट करंट और नॉट? ठीक है, ठीक है, बाकी जरा सोच रहे हैं अभी क्या. हाँ, टर्निंग ऑन एंड ऑफ वाला मामला तो है इसमें. ये डायरेक्ट करंट है क्योंकि ये मैग्नीट्यूड में कम ज्यादा हो रहा है लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा. ये डायरेक्शन चेंज करता तो ये नेगेटिव एक्सिस के अंदर चला जाता. सही, तो ये अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा लेकिन इसमें फ्लक्चुएशन आ रही है, तो इस वजह से ये भी डायरेक्ट करंट है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड फ्लक्चुएटिंग, कभी करंट ज्यादा हो रहा है कभी करंट कम हो रहा है. सही, ये सारी चीजें मौजूद है, बस ऑल्टरनेटिंग नहीं कहेंगे इसको. ऑल्टरनेटिंग होता तो डायरेक्शन चेंज होता. ये बात मैंने इसलिए कही है क्योंकि अक्सर बच्चे ऑल्टरनेटिंग का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि वैल्यू कम ज्यादा हो रही होगी तो ऑल्टरनेटिंग. सही, वैल्यू कम ज्यादा होने से ऑल्टरनेटिंग ये डायरेक्ट डिसाइड नहीं होता. डायरेक्ट और करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो डिसाइड होता है डायरेक्शन के हिसाब से. डायरेक्शन चेंज होती है तो आपके पास ऑल्टरनेटिंग, अगर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही तो लाजमी सी बात है कि आपके पास डायरेक्ट करंट. तो यहाँ पे भी आप कह सकते हो कि मल्टीपल ग्राफ्स जो है वो बनाए जा सकते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट के. उसमें भी डायरेक्शन अगर चेंज हो रही है तो उसमें कोई इशू की बात नहीं है. करंट ये आपका ग्राफ ऐसा बना हुआ है ऑल्टरनेटिंग. इवन अगर आपका ग्राफ ऐसा बना हुआ है तो ये भी ऑल्टरनेटिंग ही है, बहुत ऑल्टरनेटिंग. क्योंकि आप वैल्यूज के लिहाज से अगर देख रहे हो तो भाई एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वाला मामला चल रहा है और कांस्टेंट वाला मामला चल रहा है, ज्यादा फ्लक्चुएशन या वेरिएशन नहीं है. लेकिन ये है ऑल्टरनेटिंग, उसकी बेसिक वजह ये है कि कभी पॉजिटिव वैल्यू आ जाए कभी नेगेटिव वैल्यू आ जाए. चल ठीक है जनाब, तो डायरेक्ट करंट ऑल्टरनेटिंग करंट भी हो गया हमारे पास, कन्वेंशनल और इलेक्ट्रॉन फ्लो की बात भी. अब जरा चलते हैं वोल्टेज के ऊपर. देखो, अगर हम वोल्टेज के ऊपर बात करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि वोल्टेज इन जनरल है क्या. मैं डेफिनेशन तो लिख सकता हूँ इसकी यहाँ पे, लेकिन मैं समझाना चाहूंगा कि वोल्टेज की बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है, वोल्टेज को समझा कैसे जाता है. देखो, वोल्टेज को समझने का सबसे आसान रास्ता ये है कि वोल्टेज इज द एनर्जी that a coulomb charge has. वोल्टेज को सबसे आसान जबान में समझो कि वोल्टेज एनर्जी है, पोटेंशियल, सलाहियत, कुछ करने की काबिलियत. वोल्टेज एनर्जी होती है वो एनर्जी
जो 1 कूलम चार्ज अपने अंदर कंटेन करता हो सर्किट। वैसे तो एनर्जी बहुत सारी हो सकती है ना, ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, सही है, लेकिन हमने एक रेफरेंस दे दिया कि भाई 1 कूलम चार्ज के पास जितनी एनर्जी है उस चीज़ को हम वोल्टेज कराना, एनर्जी दैट इज possessed बाय अ सिंगल कूलम ऑफ चार्ज। तो इफ दिस इज 1 कूलम ऑफ चार्ज मिसाल के तौर पे, और इसके पास कोई एनर्जी इस वक्त मौजूद है, इसके पास कोई एनर्जी यहाँ पे मौजूद है, तो दैट इज द वोल्टेज ऑफ दैट चार्ज। इसके बाद अगर 3 जूल्स की एनर्जी मौजूद है, लेट से मैं कहता हूँ, तो मैं ये कहूँगा कि भाई इसका जो वोल्टेज है वो 3 वोल्ट्स होगा। सही, वोल्टेज जो है हम वोल्ट्स के अंदर देख रहे हैं, पोटेंशियल। तो वैसे वोल्टेज जो है एनर्जी possess एनर्जी दैट 1 कूलम चार्ज हैज इन अ सर्किट, दैट इज बेसिकली पोटेंशियल, जो पोटेंशियल बोला वोल्टेज। लेकिन इसको हम थोड़ा सा डिफाइन करते हैं अलग तरीके से। इसको हम 2 कैटेगरीज में डिफाइन करेंगे जब भी कभी आपसे पूछा जाएगा। एक होता है ईएमएफ और एक होता है पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और एक है पोटेंशियल डिफरेंस जिसको आप पीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये समझने में इंतहाई आसान चीज़ है, अगर आप इनके नामों के ऊपर ही फोकस कर लो तो समझ लो आपका आधा काम मुकम्मल हो। देखिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस आता है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। एज यू नेम सजेस्ट, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इलेक्ट्रॉन्स को मूवमेंट देने वाली फोर्स, सही, the force that causes the electrons to move, yani it is actually the push that is provided by your battery or your cell or your power supply, say, or your AC generator, जो इलेक्ट्रॉन्स को मिलता है ताकि वो सर्किट के अंदर मूव कर सके, सही, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर एक स्पेसिफिक एनर्जी के साथ उनकी जो मूवमेंट हो, उस चीज को क्रिएट करने के लिए जो पुश मिल रहा है, जो वर्क हो रहा है और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो धक्का लगाया जा रहा है उनको, उस चीज को आप इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, बोलते हैं ईएमएफ। यू डिफाइंड ईएमएफ एज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज का मतलब ये है कि 1 कूलम चार्ज के ऊपर कितना वर्क किया गया, उसको कितनी एनर्जी अप्लाई, उसके अंदर कितनी एनर्जी भरी गई, उसको कितनी ताकत से धक्का दिया गया, कितनी एनर्जी उसके अंदर ट्रांसफर की गई। क्योंकि जब आप किसी चीज के ऊपर वर्क कर रहे होते हो तब अपनी एनर्जी उसके अंदर ट्रांसफर कर रहे होते हो। कि भाई अगर एक टेबल रखी हुई है और मैं उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करके उसको चलाना शुरू कर दूं, फिर लाजमी सी बात है कि आई हैव ट्रांसफर्ड माय एनर्जी इनसाइड दैट टेबल बिकॉज आई हैव डन सम वर्क ऑन इट। मैंने कुछ वर्क किया है, मैंने कुछ काम किया है, मैंने अपनी एनर्जी का कुछ हिस्सा निकाल के उस टेबल के अंदर ट्रांसफर किया। तो यही काम आपकी सेल, आपके बैटरीज या आपके पावर सप्लाईज ये सब कर रहे हो। दे आर ट्रांसफरिंग अ पार्ट ऑफ देयर एनर्जी इनटू दोज इलेक्ट्रॉन्स एंड मेकिंग देम एबल टू मूव इन दैट सर्किट। पहले तो इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मूव कर रहे होते हैं ना, रैंडम मोशन नहीं, वो तो उनके जो थोड़ी बहुत माइक्रोकाइनेटिक एनर्जीज होती हैं उसकी वजह से मूव कर रहे होते हैं रैंडमली, उससे करंट नहीं बनता। व्हेन ऑल ऑफ देम स्टार्ट टू मूव इन वन स्पेसिफिक डायरेक्शन, सही, they have a certain amount of energy which they can use, that is when you say कि भाई आपने EMF अप्लाई किया। तो हम यही कहते हैं कि it is the work done per unit charge, कितना वर्क अप्लाई हुआ, कितना वर्क हुआ 1 कूलम चार्ज के ऊपर to move them throughout the entire circuit। The work done per unit charge to move them throughout the entire circuit, पूरे सर्किट में उनको मूव कराने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, that is basically defined as your EMF, electromotive force। और ये जो इसकी सोर्स होती है EMF, जहां से आता है EMF आपके सेल्स या बैटरी से आता है। It's basically the voltage of cell
battery, power supply, etc. ये यहाँ से आ रहा होगा। जनरेटर्स, ठीक है। और इसका जो ऐसा यूनिट है वो वोल्ट्स ही होता है, मतलब आप वोल्ट्स में बात करते हैं। तो अगर आप लोगों के पास जो सेल्स है, ठीक, उस पर लिखा होता है 1.5 वोल्ट्स, सही। 1.5 वोल्ट्स का मतलब ये होता है कि ये जो एक सेल है ये एक कूलम चार्ज को 1.5 जूल की एनर्जी देगा। तो अगर मैं ये सेल लगा दूं यहाँ पे, सही, तो यहाँ से एक कूलम चार्ज आएगा, दिस इज माय 1 कूलम चार्ज, ये ड्रेन्ड है। जब ये सेल में से निकलेगा उस एक कूलम चार्ज के पास अब एनर्जी होगी। कितनी एनर्जी होगी? 1.5 जूल्स की एनर्जी होगी, क्योंकि इस सेल पे लिखा हुआ था कि भाई ये 1.5 वोल्ट्स का सेल है। This one cell is going to give 1.5 joules of energy to 1 coulomb of charge. इसका ये वर्क है, और इस एनर्जी के साथ ये इलेक्ट्रॉन पूरे सर्किट में मूव कर रहा है। ये सेल कंटिन्यूअसली उसको पुश दे के रखा हुआ है, उस पर वर्क किए जा रहा है और पूरे सर्किट के अंदर उसको घुमा रहा है। 1.5 जूल्स की एनर्जी वो अपनी यूटिलाइज कर लेगा जब वो इस सेल को पूरे सर्किट के अंदर घुमाए। एक कूलम चार्ज के ऊपर एक सेल 1.5 जूल्स की एनर्जी यूज करवाता है। ये सेल लिखा 1.5 का मतलब, क्योंकि उसको मूव करवाना है ना, पूरे सर्किट में चलाना है। तो चलाने के लिए फिर आपको लाजमी बात है कि पुश मेंटेन करके रखना पड़े। तो जब इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकलते हैं तो वो पूरे सर्किट में अगर घूम रहे हैं तो 1.5 जूल्स का मतलब ये है कि इस पूरे सर्किट के अंदर इस पार्टिकल को घुमाने के लिए 1.5 जूल्स की एनर्जी ये बैटरी यूज करेगा, ताकि सर्किट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ये पूरे एक नेगेटिव टर्मिनल से निकले, पूरे सर्किट में घूमता घूमता वापस पॉजिटिव टर्मिनल तक आ जाए। इस पूरे रास्ते में इस बैटरी ने इसके ऊपर जितना काम किया है वो 1.5 जूल्स के बराबर। आप ये कह सकते हैं the total work done by the battery in moving this electron throughout this entire circuit, सही है, maintaining a force on this electron, सही है, on these electrons is basically of 1.5। आपके पास टोटल जो वर्क हुआ 1.5 जूल। अच्छा, फॉर्मूला अगर आप चाहो तो इसको देख सकते हो। ईएमएफ का या वोल्टेज का जनरल फॉर्मूला होता है, जैसे अभी हमने बोला वर्क डन पर यूनिट चार्ज, हो जाएगा वर्क डन अपॉन चार्ज। इस तरह से आप ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हो, V इक्वल्स W अपॉन Q। इसको इस तरह से भी, मतलब वेरिएबल सी फॉर्म में इसको लिख के दिखा सकते हो। ये आपका ईएमएफ, सोर्स की एनर्जी कितनी, सप्लाई कितनी की, बैटरी ने कितना काम किया उसको मूव कराने। और आप ये भी पता कर सकते हो कि एक कूलम चार्ज है क्या। वैसे बोलते हैं ना सर व्हाट इज 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो देखो 1 कूलम ऑफ चार्ज को समझने के लिए एक छोटी सी चीज की जा सकती है। देखो तुम्हें एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है, एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 एक्सपेरिमेंट माइनस 19 कूलम्स का चार्ज होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। मैं बोल रहा हूँ भाई 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज की बात कर रहा हूँ। 1 कूलम चार्ज का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, x। तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये आएगा 6.25 एक्सपोनेंट 18 इलेक्ट्रॉन। एक कूलम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं एक कूलम चार्ज को इतनी एनर्जी मिली, तो इसका मतलब 6.25 एक्सपोनेंट 18 इलेक्ट्रॉन्स को इतनी एनर्जी मिली। These many electrons are able to gain 1.5 joules of energy। हर इलेक्ट्रॉन के पास तो खैर काफी थोड़ी सी एनर्जी जाएगी, लेकिन ओवरऑल जो एक कूलम चार्ज को एनर्जी मिली, यानी इन तमाम इलेक्ट्रॉन्स के चंक को जो एनर्जी मिली वो 1.5 जूल्स। तो दिस यू कैन से कि भाई 6.25 एक्सपोनेंट 18 इलेक्ट्रॉन्स
make up 1 coulomb of charge. ठीक है, ये 1 coulomb चार्ज बनाता है. ईएमएफ में अगर कोई सवाल है आपका तो पूछ लीजिए मुझसे. ठीक है, कोई सवाल नहीं है, चलिए पढ़े. अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस की अगर हम बात करें तो इसको नाम से समझो, पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपसे जनरल पूछूं तो उर्दू का अल्फाज उर्दू के जबान में समझा दो मुझे कि व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड पोटेंशियल. जैसे भी समझा सकते. पोटेंशियल क्या है, फिजिक्स के टर्म्स में नहीं पूछ रहा, मैं आम उसमें पूछ रहा हूँ. व्हाट डू यू मीन व्हेन वी से भाई पोटेंशियल. सही है अब्दुल वहीद साहब, बिल्कुल वारिस. बिल्कुल एग्जैक्टली. द वर्ड पोटेंशियल बेसिकली मीन्स एबिलिटी टू डू समथिंग, करने की सलाहियत. तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये होता है कि उसके अंदर जो एबिलिटी थी उसमें डिफरेंस आ गया. अब वो डिफरेंस ये भी हो सकता है कि एबिलिटी कम हो गई, डिफरेंस ये भी हो सकता है कि एबिलिटी बढ़ गई, लेकिन डिफरेंस आ गया. तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप इलेक्ट्रिसिटी की टर्म्स में बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस भी यही है कि इलेक्ट्रॉन्स को जो एनर्जी दी गई थी वो उनके कुछ काम करने की एबिलिटी थी. जब वो कहीं से पास होते हैं तो वो अपनी इस एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं और नतीजा ये होता है कि उनकी जो एबिलिटी थी अब वो कम हो जाती है. ये ऐसी बात है, आप सुबह नाश्ता वाश्ता करके निकले, आप अपना पोटेंशियल बढ़ा के निकल, लेकिन आफ्टर हाफ अ डे योर पोटेंशियल गेट्स ड्रेन्ड, आपका पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है. आप उस पावर से काम नहीं कर पा रहे होते जिस पावर से आप सुबह काम कर रहे हैं. तो यू नीड टू रिचार्ज योरसेल्फ, यू नीड समथिंग टू ईट. तो क्या होता है कि आप फिर दोबारा कुछ खाते भी थे, यू रिगेन योर पोटेंशियल एंड यू अगेन डू सम वर्क. अगर आप अपनी स्कूल लाइफ की एग्जांपल लें तो यू कुछ बच्चे लंच वगैरह ऐसा नहीं करते. सही है, क्या होता है भाई, सुबह निकले स्कूल से नाश्ता वाश्ता करके अच्छा खासा, सही है, अपना पोटेंशियल बढ़ा के पूरी दिन क्लासेस वगैरह ली, और when they go back home at 2 o'clock, सही है, they're drained. So they go back home, they take in some food again, and then they have their classes in the evening. तो वो कोचिंग वगैरह जाना होता है, फिर वो शाम में क्लासेस लेने के लिए निकलते हैं, क्लास लेने जाते हैं. तो this is something that you do, you have a difference of potential as you do some work. घर में भी जब आए हो और फिर जब दोबारा घर से बाहर निकल रहे हो तो वो भी पोटेंशियल का डिफरेंस ही है. You were all drained when you came back home, you had some lunch, सही है, you took some food, and again your potential increased and you went out back to do some work. सही, तो यही चीज आपका पोटेंशियल डिफरेंस का मामला इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी होता है कि potential difference is basically the energy that a Coulomb charge utilizes when it is passing through any specific resistor, or you can say when it is passing between 2 points in a circuit. सर्किट में कोई भी 2 पॉइंट्स हो के दरमियान में से जब वो गुजर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो अपनी कितनी एनर्जी यूज कर चुके होते हैं, कितनी एनर्जी कन्वर्ट कर चुके होते हैं वो 1 कूलम चार्जेस, उस चीज को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं. तो इसकी जब हम डेफिनेशन देते हैं, इसकी डेफिनेशन ऐसी बनती है कि इट इज द एनर्जी converted per unit charge when passing between 2 points
in a circuit. When they're passing between 2 points in a circuit, उस वक्त कितनी एनर्जी उसे एक कूलम चार्ज ने कन्वर्ट कर दी, दैट इज योर पोटेंशियल डिफरेंस. तो इसमें it is basically the voltage across your components, like आपके पास कह रहे हो कि लैम्प्स हो गया, सही है, और कोई रेजिस्टर हो गया, कुछ भी सर्किट में लगा हुआ हो, उसके अक्रॉस जो वोल्टेज आ रहा होता है, आप जनरली उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहे हो. उस पर जो वोल्टेज आ रहा है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि उस रेजिस्टर के अंदर एंटर होते हुए, रेजिस्टर या उस लैम्प के अंदर एंटर होते हुए कह रहे हो कि उसने अपने कुछ पोटेंशियल को यूटिलाइज कर. ये लैम्प था अगर, सही, आपके पास यहाँ पे वो एक कूलम चार्ज मौजूद था, इट वाज कमिंग दिस वे, और फिर लैम्प से निकल के जब बाहर आएगा तो ऑब्वियस ही बात है कि इस वक्त उसके पास पोटेंशियल का लेवल ज्यादा होगा, लेकिन जब यहाँ से बाहर निकलेगा उसका पोटेंशियल कम हो जाए. तो ये जो डिफरेंस आया, मिसाल के तौर पे इस वक्त इसके पास थे 1.5 वोल्ट्स, अब ये रह गया सिर्फ 0.8 वोल्ट्स. तो उसने कितनी एनर्जी अपनी लाइट की फॉर्म में कन्वर्ट कर दी, या कितना वोल्टेज आपके इस लैंप पे आ रहा होगा पता लगा सकते हो कि भाई इनिशियल पोटेंशियल 1.5 था, फाइनल पोटेंशियल 0.8 है. इसका मतलब ये है कि 0.7 वोल्ट्स पोटेंशियल डिफरेंस के तौर पे या आपका पोटेंशियल जो है वो ड्रॉप हुआ है इस लैंप के, 0.7 वोल्ट्स आ गया इसके. तो ये एक आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है पोटेंशियल डिफरेंस की, और यही अंडरस्टैंडिंग पोटेंशियल डिफरेंस की एक बैटरी के साथ भी हो सकती है कि भाई जब आपका इलेक्ट्रॉन बैटरी के अंदर वापस जा रहा था, सही है, रिचार्ज होने के लिए, तो उस वक्त एंट्रेंस के वक्त उसका पोटेंशियल बिल्कुल खत्म हो चुका था, वो ड्रेन था, वो जीरो पोटेंशियल पे था, इट हैड नो एनर्जी एट ऑल. लेकिन जब वो उससे बाहर आया, सही है, व्हेन इट केम आउट, तो उस वक्त उसके बाद उसका पोटेंशियल बढ़ के मिसाल के तौर पे 2 वोल्ट्स हो गए. तो इनिशियल उसका पोटेंशियल कुछ नहीं था, बाद में उसका पोटेंशियल भाई बढ़ गया, 2 वोल्ट से पहुंचा हुआ उसका पोटेंशियल, एनर्जी बढ़ी है उसकी. तो बैटरी ने भी उसको पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी के क्रॉस भी आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिला, 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिला बैटरी के क्रॉस, कि भाई इनिशियल पोटेंशियल 0 था, फाइनल पोटेंशियल +2 हो गया, तो गेन हुआ पोटेंशियल, लेकिन है तो डिफरेंस ना. इसलिए रेजिस्टर्स के अक्रॉस इसको बोला जाता है पोटेंशियल ड्रॉप, कि भाई इतना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, यहाँ इतना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है. वो ड्रॉप इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो कम होता है पोटेंशियल रेजिस्टर्स लैंप में, क्योंकि एनर्जी कंज्यूमिंग डिवाइसेस होते हैं, ये पैसिव एलिमेंट्स कहलाए जाते हैं, पैसिव डिवाइसेस होती है, एनर्जी खाती हैं. सेल्स हो गए, बैटरीज हो गए, जनरेटर्स हो गए, ये एक्टिव एलिमेंट्स हैं, इनका काम एनर्जी कंज्यूम करना नहीं है, इनका काम एनर्जी सप्लाई करना है. लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस ये भी देते हैं, एनर्जी का फर्क इनके पे भी आता है. से कि इसमें पोटेंशियल बढ़ता है, इंक्रीज होता है, और लैंप्स में पोटेंशियल ड्रॉप होता है. तो ये थोड़ा सा इन दोनों में डिफरेंस है. लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस को ये मत समझना कि खाली रेजिस्टर्स के क्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास बैटरी के क्रॉस भी आता है. बस उस खास पोटेंशियल डिफरेंस को आप ईएमएफ का नाम दे देते हैं. The potential difference is a general term, is a more general term. EMF is a subdivision of that. अगर पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टर के अक्रॉस या लैंप के अक्रॉस या फैन के अक्रॉस या टेलीविजन स्क्रीन के अक्रॉस या किसी भी चीज, किसी भी डिवाइस के अक्रॉस अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस ले रहे हो, तो वो सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा या पोटेंशियल ड्रॉप कहलाएगा. लेकिन अगर आप यही पोटेंशियल डिफरेंस किसी बैटरी के अक्रॉस, किसी सेल के अक्रॉस, किसी जनरेटर के अक्रॉस ले रहे हो, किसी पावर सप्लाई के अक्रॉस ले रहे हो, तो उस पोटेंशियल डिफरेंस को एक खास नाम दे दोगे और उसे बोलोगे ये ईएमएफ, क्योंकि वो उस बैटरी के ईएमएफ के बराबर हो जाता है. तो ये आपके पास ईएमएफ और पीडी का जो है वो एक डिफरेंस है. कोई सवाल यहाँ पे, यहाँ तक ईएमएफ और पीडी से रिलेटेड? इसका भी फॉर्मूला वही होता है, बस इसमें एनर्जी अपॉन चार्ज लिखते हैं.
V equals E upon ये कह सकते हो कि ईएमएफ में इलेक्ट्रिसिटी जो है, एनर्जी जो है, वो एक नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म से इलेक्ट्रिकल फॉर्म में आती है। मतलब ईएमएफ के अंदर एनर्जी कन्वर्टेड फ्रॉम नॉन इलेक्ट्रिकल टू इलेक्ट्रिकल, क्योंकि बैटरी बेस्ड सेल में ये केमिकल एनर्जीज होती है ना। तो भाई केमिकल से आपके पास अगर सोलर लैंप्स ले लगा रहे हो तो भाई सोलर एनर्जी जो है, लाइट एनर्जी से, विंड टर्बाइंस लगी हुई है तो भाई विंड की काइनेटिक एनर्जी जो है, इन सब से आपके पास इलेक्ट्रिकल बन रही होती है। जबकि पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर जो है वो इसका उल्टा मामला होता है। पोटेंशियल डिफरेंस में अगर आप किसी लैंप के क्रॉस देख रहे हो या कंपोनेंट के क्रॉस देख रहे हो तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी और फॉर्म में कन्वर्ट, बैटरी का मामला देखोगे यानी ईएमएफ का स्पेसिफिक केस देखोगे तो फिर कोई मसला है यहाँ पे, कोई इश्यू, कोई क्वेरी है तो पूछ लो अभी। हाँ, अगर डिफरेंस लिखने के लिए है तो आप खाली डेफिनेशन लिख दो। 10:54, एक काम करते हैं, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, सही है? उसके बाद 11 o'clock पे दोबारा हम रिज्यूम करेंगे, क्या 11:30 तक क्लास है ना, तो थोड़ा सा माइंड वाइंड फ्रेश कर लो। 11 o'clock पे हम दोबारा रिज्यूम करते हैं लेसन। लीव नहीं करना मीटिंग, सही है? सी है कि अच्छा भाई देखें, द वर्ड रेजिस्टेंस ये जनरली अगर देखा जाए तो उसका मतलब है हिंड्रेंस, रुकावट, सही। रेजिस्टेंस का जो जनरल मतलब होता है हिंड्रेंस या रुकावट, सी से लिया जाता है, किसी रास्ते पे मसला अटका देना, रेजिस्टेंस। अंडरस्टैंड करने के लिहाज से बिल्कुल ठीक है। अगर आप अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं कि भाई कैसे समझूं मैं रेजिस्टेंस को, तब बिल्कुल कह सकते हो कि भाई इट इज लाइक इलेक्ट्रिसिटी के टर्म्स में इट इज द हिंड्रेंस इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये हिंड्रेंस क्रिएट करने का जो काम है वो एटम्स करते हैं। एटम्स ड्यू टू देयर वाइब्रेशन and their position create the hindrance in the flow of electrons। ठीक है, ये वाला मामला आपके पास एग्जिस्ट करता है। तो ये सब कुछ अंडरस्टैंड करने के लिहाज से बहुत अच्छा है, लेकिन कभी भी रेजिस्टेंस को डिफाइन नहीं करता है। You do not define resistance as the hindrance in the flow of electrons. Don't do that. The way you define resistance is that it is the ratio of voltage to current. इसके डिफाइन करने का तरीका, it is the ratio of voltage to current. See, R equals V upon I. As a unit ohm, OHM की सिंबल इसका। तो बात सारी ये आती है कि भाई अंडरस्टैंडिंग तो चलो समझ में आती है कि भाई हिंड्रेंस इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स,
ये वोल्टेज और करंट का रेशियो हिंड्रेंस बताएगा कैसे? तो घूम फिर के हिंड्रेंस है तो आपकी रेजिस्टेंस ही ना, आप हिंड्रेंस को समझना चाह रहे हैं, आप रुकावट समझना चाह रहे हैं, ये वोल्टेज और करंट का रेशियो रुकावट कैसे बताएगा? इस तरह से एक्सप्लेन करेगा कि हमारे पास जो है वो हिंड्रेंस ज्यादा होगा या हिंड्रेंस कम होगा, कि अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ रही है तो हिंड्रेंस ज्यादा है और रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो रही है तो हिंड्रेंस कम हो रही है। ये R इक्वल्स V अपॉन I का फॉर्मूला कैसे बताएगा? देखो इस बात को समझो। मैं ये कहता हूं कि मैं मेरे पास एक बैटरी है, सही, 9 वोल्ट्स की बैटरी है, सही, और ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, रेजिस्टर लगा, और मेरे पास दूसरे एंड पे एक और बैटरी है 9 वोल्ट्स की, सही, उसके साथ कोई और सा रेजिस्टर लगा। मैं पहले वाले सर्किट में देखता हूँ कि मेरे पास जो करंट फ्लो करता हुआ जा रहा है इस वक्त वो मिसाल के तौर पर 2 एम्पेयर्स का, और मैं दूसरे वाले सर्किट में देखता हूँ कि मेरे पास जो करंट फ्लो करता हुआ जा रहा है इस वक्त वो है 1.5 एम्पेयर्स। तो मैंने वोल्टेज तो सेम दिया, यानी मैंने वर्क तो सेम किया, मेरी बैटरी ने सेम जो है वो फोर्स अप्लाई की, सेम धक्का लगाया इलेक्ट्रॉन्स को कि वो सर्किट में मूव कर सके। लेकिन नतीजा मेरे पास ये आ रहा है कि एक केस में मेरे पास सर्किट के अंदर जो करंट है स्टैब्लिश हुआ है, मतलब जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर पा रहे हैं, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मूव कर पा रहे हैं, वो 2 एम्पेयर्स का है। और अगले सर्किट में मेरा एफर्ट उतना ही है, लेकिन जो करंट स्टैब्लिश हो रहा है सर्किट में वो पहले के मुकाबले में कम हो रहा है। यहाँ 2 एम्पेयर्स था, इस बार वो 1.5 एम्पेयर्स का स्टैब्लिश। इसका मतलब इस सर्किट के अंदर यकीनन कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस पहले के मुकाबले में ज्यादा है, क्योंकि मेरा एफर्ट वही है लेकिन मेरा प्रोडक्ट कम आ रहा है। मेरी बैटरी ने वही 9 वोल्ट्स का एफर्ट किया, तो धक्का उसी हिसाब से लगा, वो सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने का वही एफर्ट कर रही, लेकिन रिजल्ट ये निकल रहा है दूसरे वाले सर्किट के अंदर कि करंट इतना स्टैब्लिश नहीं हो रहा, करंट जो है वो इतना स्टैब्लिश नहीं हो पा रहा, करंट ड्रॉप हो गया, इट्स ऑल द वे डाउन टू 1.5। इसका मतलब सर्किट में हिंड्रेंस ज्यादा। So for the same voltage, when you have less current, this means that you have more hindrance. तो यहाँ पे हम ये लिखते हैं कि भाई for the same voltage या for the same EMF या potential difference, the current is less, this means the hindrance is more. As the electrons cannot move fast enough. For a larger current. आप कह लो कि to produce a large. ठीक है, ये आपने करंट के थ्रू पहचान लिया कि भाई किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है किसकी रेजिस्टेंस कम है। अगर सर्किट ए की रेजिस्टेंस निकालने की बात की जाती है यहाँ पे R equals V upon I, सेम वोल्टेज 9 वोल्ट्स, 2 एम्पेयर्स का करंट, 4.5 ओम्स की रेजिस्टेंसेस। और अगर सर्किट बी की बात की जाती है तो R equals V upon I, 9 upon 1.5। कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेता हूँ, एक अंदर उठा तो लिया मैंने।
ये आ जाएगा 6 ओम। इसकी रेजिस्टेंस 6 ओम या हिंड्रेंस ज्यादा। तो करंट की वैल्यू से भी पहचाना जा सकता है कि फॉर द सेम वोल्टेज इस सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है। इफ यू हैव लार्ज अमाउंट ऑफ करंट, मींस दैट the resistance is less. If you have less amount of current, this means the resistance is more. ठीक है ना? रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ रेजिस्टेंस के लिहाज से? तो जब भी कभी कहीं पे भी किसी भी कंपोनेंट का किसी भी सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस निकालनी हो, तो आपने ये करना है कि ये देखना है कि भाई इसके ऊपर वोल्टेज कितना आ रहा है और इसमें से करंट कितना आ जा रहा है। बस ये दो बातें अगर आपको पता हो तो आप फौरन निकाल सकते हो कि उसकी रेजिस्टेंस कितनी है, उस पर वोल्टेज कितना आ रहा है और उसके अंदर करंट कितना फ्लो कर रहा है। ये दो बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। अब based on this understanding of resistance, based on this understanding of resistance, हम कुछ फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर बात करेंगे जो रेजिस्टेंस पे अफेक्ट करते हैं। certain factors that affect resistance. When you're working on the factors that are affecting resistance in the circuit, तो सबसे पहला फैक्टर जो आता है वो आता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर से इफेक्ट ये आता है कि जितना ज्यादा लॉन्गर वायर होगा आपके पास, रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा होगी। The longer the wire, the larger is the resistance. So ये इसका कॉन्सेप्ट है। लेकिन क्यों, इस चीज को समझो। जितना ज्यादा लॉन्ग वायर होगा, इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे एंड पे निकलने से पहले उतनी ज्यादा हिंड्रेंस या उतने ज्यादा एटम्स को फेस करना पड़ेगा। ये ऐसी मिसाल है कि आपके पास जो है वो एक रोड है, तो थोड़ा सा ट्रैफिक जैम हुआ है, सही, आप बाइक पे हैं, आप बाइक निकालना चाह रहे हैं, भाई पता है बाइक निकालने का तरीका क्या होता है, इधर दबाई उधर दबाई, गाड़ी के आगे पीछे थोड़ा सा उठा उठा के, कुछ नहीं तो फुटपाथ पे चढ़ा है, चल मेरा भाई। समझ में, यहाँ फुटपाथ पे नहीं चढ़ा सकते, सही है, फुटपाथ पे चढ़ाओगे तो ये एनालॉजी फेल हो जाएगी भाई। चल रहा आपने रोड पे ही, तो भाई आपके मोहल्ले की कोई गली है जिसमें ट्रैफिक जैम हुआ, तो आपको इतनी टेंशन नहीं है, आप थोड़ा बहुत गाड़ी को अपने आगे पीछे कर कर आके बाइक को निकाल लेंगे, ये छोटी सी गली है, थोड़ी बहुत हिंड्रेंस, आपके पेट्रोल इतना ज्यादा नहीं फूकेगा। इमेजिन करो सारा फैसल जाम हुआ, वो समझ लो आप अपना ये बलोच कॉलोनी के पुल से लेके और ये रोसाटी तक का जाम है, भरपूर तरीके से जाम है, सही। तो इतने लंबे रास्ते पे अगर आपको बोला जाए ये ट्रैफिक जैम है, जरा निकालो बाइक, आपका आधा पोटेंशियल सिर्फ देख के जाया हो जाएगा कि ये तो भैया ये लो भाई हो गया काम, आज मिल गया जाम शहर फैसल। पर आप बाइक इधर दबाएंगे उधर दबाएंगे, थोड़ा इधर से निकालेंगे, किसी गाड़ी के पीछे से निकालेंगे, आगे से निकालेंगे, तो ये दो तीन लोगों को अच्छे अच्छे अल्फाजों से नवाजेंगे, सही है, फिर वो आपको अच्छे अच्छे अल्फाजों से नवाजेगा, ठीक है, तो फिर अगर आप सुकून में आ जाएंगे तो ठीक है, आप आगे निकल जाएंगे, नहीं तो आप अपना बाइक स्टैंड पे खड़ी करेंगे और चल मेरे भाई शुरू हो जाएंगे वहां पे, यार आओ तो मैं आता हूँ, आपने बताता हूँ कि मैं क्या चीज हूँ। ये खैर इन सब मामला से निपटते निपटाते काफी एनर्जी वगैरह आप अपना जो है वो अपनी एनर्जी अपना पोटेंशियल ड्रेन करने के बाद आप फिर पहुंचेंगे बाहर निकल, ठीक है। तो आपने इतने सारे हिंड्रेंसेस को फेस किया, यही मामला बेचारे इलेक्ट्रॉन के साथ भी हो कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स उसको इन लाइन मिलेंगे, उतने ज्यादा एटम्स को फेस करता हुआ दूसरे एंड से बाहर आएगा। नतीजा ये होगा कि वो अपनी काफी सारी एनर्जी जो है उनसे एटम से टकरा टकरा के ड्रेन कर देगा, उसका पोटेंशियल लूज हो जाए, और हम ये कहेंगे कि भाई यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा आ गया है, एनर्जी ज्यादा लूज हो गई है, रेजिस्टेंस जो है वो इसकी ज्यादा है।
तो ये चीज आप कह लो कि ऑब्जर्वेशन में लेकर आ सकते हो। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। If you have a shorter wire, you have less resistance. If you have a longer wire, so you have more resistance. R2 is way more than R1, as L2 is more than L1. फिर लेंथ के बाद अगला फैक्टर जो रेजिस्टेंस पे अफेक्ट करता है वो है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। क्रॉस सेक्शनल एरिया से मुराद ये हाउ थिक योर वायर इज। क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ रेजिस्टेंस का इनवर्स का रिलेशन। इफ यू हैव अ लार्जर क्रॉस सेक्शनल एरिया, देयर रेजिस्टेंस इज गोइंग टू बी लेस। जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उतनी कम रेजिस्टेंस होगी। इसकी भी मैं मिसाल देता हूँ इसी रोड की ट्रैफिक के एनालिसिस से। शारा फैसल ही ले लो। आपको पता है शारा फैसल पे एक वक्त में कितनी सारी गाड़ियां होती हैं, लेकिन शारा फैसल पे नंबर ऑफ लेन ज्यादा है, 3-4 लेन्स हैं, तो इतनी सारी कार्स एक वक्त में आराम से वहां से गुजर पा रही होती है। मैं शाम 6 बजे की बात नहीं कर रहा, सही है, मैं बात कर रहा हूँ दोपहर का 1 बजे हो, 12 बजे हो, सही है, 3-4 बजे हो, उस वक्त शारा फैसल अच्छा होता है। आप 80 की स्पीड भगाते हुए गाड़ी ले जा सकते हो। तो you have large number of lanes over there. Each lane is quite thick, quite wide. It's quite wide. So the chances for the traffic jam to exist over there at that time is less. Even though there are large number of vehicles, cars, motorbikes, trucks, say passing through that road. Imagine करो आपके घर की जो गली है, शारा फैसल जितनी चौड़ी तो नहीं हो सकती ना, तो सारा ट्रैफिक उस गली में आ जाए, वहां से गुजरना हो, क्या होगा? आप लोग समझदार हैं। तो यही मामला वायर में भी होता है कि जब क्रॉस सेक्शनल एरिया कम कर दो वायर का, तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए गुजरने की जगह कम हो जाती है। तो जब इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स इतनी हाई स्पीड पे आ रहे होते हैं, तो जब उन्हें एक छोटा सा पतला सा वायर मिलता है तो उनका भी ट्रैफिक जैम। What happens that they had to slow themselves down, or they have to move one behind another so that they can pass. The number of electrons passing through a point actually reduce. मतलब अगर एक थिक वायर है और दूसरी तरफ एक थिन वायर है, तो इस थिक वायर में एक वक्त में साइमल्टेनियसली पता नहीं कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हो सकते हैं एक जगह से, लेकिन इस केस में एक वक्त में कम इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे, एक वक्त में 3-4 इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं मिसाल के तौर पर। थिकर वायर में एक वक्त के अंदर 8-10 इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे होंगे। तो जितना ज्यादा थिक वायर होगा आपके पास, समझ लो उतने ज्यादा लेन्स अवेलेबल होंगे इलेक्ट्रॉन्स को पास होने, और उतनी कम रेजिस्टेंस आपको मिलेगी, करंट आपका ज्यादा हो जाएगा। और जितना थिन वायर होगा आपके पास, इलेक्ट्रॉन्स को पास होने की रेजिस्टेंस की जो फ्लो होने की जो जगह है वो कम मिलेगी, और जब उसे जगह कम मिलेगी तो लाजमी सी बात है कि हिंड्रेंस ज्यादा है। एज अ रिजल्ट जो फ्लो है वो टूट जाए, करंट ड्रॉप हो जाए। तो यहाँ पे लार्जर क्रॉस सेक्शनल एरिया helps electrons to move smoothly so the current is high, hence resistance is low. See? The greater the cross sectional area, the smaller the resistance. क्रॉस सेक्शनल एरिया को मैं सी ऐसे लिखा, ठीक है। उसके बाद तीसरा फैक्टर, सबसे मजेदार फैक्टर, इसमें तो ये देखो ये A1 और A2 वाला मामला था, इसमें A1 ज्यादा था A2 से, R1 कम होगा।
जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस और जितना ज़्यादा एरिया उतनी कम रेजिस्टेंस। तीसरा फैक्टर जो है ना हमारे पास वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ती है। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टेंस। ऐसा क्यों है? देखो टेम्परेचर बढ़ाने से, अगर हम इसका एक एरो डायग्राम बनाए, तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से एटम्स की वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। The vibration of the atom is going to increase. You're going to increase the temperature of the conductor. Vibration of atoms increases. जब एटम की वाइब्रेशन बढ़ेगी तो उन इलेक्ट्रॉन्स के लिए उस जगह से गुजरना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो अब ज्यादा फोर्सफुली उन इलेक्ट्रॉन, वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एटम से टकराएंगे। इमेजिन करो कि एक आप मार्केट में गए हुए हैं, सही है, और मिसाल के तौर पे हैदरी मार्केट गए हुए, तारिक रोड गए हुए या कहीं भी गए हुए, मॉल वॉल में ज्यादा नहीं, मॉल में सुकून होता है ना, एग्जाम्पल अच्छी नहीं पड़ती। तो आप हैदरी मार्केट गए हुए हैं या तारिक रोड गए हुए हैं, सही है, गलियां हैं वहाँ पे, आप शॉपिंग कर रहे हैं, गुजर रहे हैं, आप नॉर्मल डेज में गए तो नंबर ऑफ पीपल आर लेस, सही, कि चलो रमजान चल रहे हैं, अच्छे खासे लोग हैं मौजूद हैं, सही है, और आप गुजर रहे हैं, सामान ले रहे हैं, थोड़ा बहुत लोगों से टकराएंगे, कोई आपके पैर पे चढ़ेगा, किसी के पैर पे आप चढ़ेंगे, सही है, तो बहरहाल आप उस जगह से गुजर जाएंगे। इमेजिन कीजिए ये ये पाकिस्तान है और उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि कल एक और रोजा होगा, और एकदम से ऐलान होता है कि भाई आज चंद है, कल ईद है। आप मार्केट में शॉपिंग कर रहे थे, एक्सपेक्टेशन कर रहे थे भाई कल का दिन भी है हमारे पास, अब यही कर रहे थे, लेकिन एकदम से ऐलान हो गया भाई कि ईद का चांद नजर आ गया है, शव्वाल का चांद नजर आ गया है, और कल इंशाल्लाह जो है वो ईद मनाई जाएगी। सही है। पेशावर वालों ने थोड़ा सा ज्यादा धमकी धमकी देके बोला भाई हर दफा तुम लोग बाद में बनाते हैं, हम पहले बनाते हैं, इस बार सब साथ बनाते हैं। दिख गया पहचान। आलम सोचो उस मार्केट का, उस गली का जहाँ शॉपिंग हो, इमेजिन करने की कोशिश करो क्या एक, एक जो तूफान बरपा होगा वहां पे, लूट मची हुई होगी, इधर भाग रहा है कोई, उधर भाग रहा है कोई, दुकान में घुस रहा है कोई इधर, और मजीद लोग आ जाएंगे शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम कल जाके ले लेंगे वो आज। और आप समझ लो आप एक इलेक्ट्रॉन, वो सारे लोग एटम्स हैं, तो सोचो कितनी तेजी से मूवमेंट हो रही होगी, लोग इधर उधर जा रहे होंगे, इतने वहां में आप कैसे निकलोगे? आपको ज्यादा मुश्किल पेश आएंगी ना। पहले अगर आप एक वक्त में एक बंदे की टांग पे चढ़ रहे थे, तो एक वक्त में आप शायद 3 बंदों की टांगों पे चढ़ जाओगे, और 3 बंदे आपकी टांग पे चढ़ जाएंगे, आपकी पोटेंशियल का तो तेल निकल जाना है ना सारा वहां, यू विल बी कंप्लीटली ड्रेन्ड। यही मामला बेचारे इलेक्ट्रॉन के साथ भी होता है, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो एटम्स की वाइब्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और एटम की वाइब्रेशन बढ़ने की वजह से जब ये एटम्स इतने हैवी एम्पलीट्यूड पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो एटम्स के दरमियान की जो स्पेसेस होती हैं वहां से डिफ्यूज होके जा रहे होते हैं, अब वो उन एटम से टकराना ज्यादा शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो अपने फ्लो के दौरान अपनी एनर्जी का ज्यादातर पार्ट लूज कर देते हैं, उनका फ्लो स्लो हो जाता है, उनकी एनर्जी ज्यादा वेस्ट होती है, नतीजा रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो वाइब्रेशन ऑफ एटम्स इंक्रीज, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड more forcefully and lose more energy. सही है, the flow of electrons drop and they lose more energy. हो गया था।
करंट ड्रॉप से नतीजा रेजिस्टेंस। आपको पता है रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है करंट से। करंट अगर कम होगा तो रेजिस्टेंस में इजाफा हो जाएगा, वही हुआ, करंट कम हुआ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो टेम्परेचर की वजह से रेजिस्टेंस इस वजह से बढ़ती है। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर करोगे उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलेगी आप। इन तीनों बातों को साइंसदानों ने एक फॉर्मूले में जोड़ा। उन्होंने बोला रेजिस्टेंस लेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस एरिया से इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जोड़ देते हैं इन दोनों को, उन्होंने बोला एक्स। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ अपॉन एरिया से। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो हमेशा आपको पता है कांस्टेंट लगता है, और वो है इस वक्त रॉ रेजिस्टिविटी है। ये रेजिस्टिविटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। इट डिपेंड्स अपॉन मटेरियल एंड टेम्परेचर। कि अगर टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ रही है तो उसमें लेंथ और एरिया नहीं बढ़ाओगे, उसमें रेजिस्टिविटी बढ़ाओ। टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस में इजाफा हो। सही। तो रेजिस्टिविटी मटेरियल प्रॉपर्टी भी है और टेम्परेचर पे इफेक्ट भी, टेम्परेचर से उस पर इफेक्ट भी आता है। क्योंकि आप तमाम चीजें सेम रखें, आप टेम्परेचर सेम रखें, आप लेंथ सेम रखें, आप एरिया सेम रखें, फिर भी कॉपर का वायर आयरन के वायर को हमेशा आउट परफॉर्म करेगा। कॉपर का वायर ज्यादा अच्छा कंडक्टर है आयरन के मुकाबले। भले आप सेम लेंथ का वायर लें, सेम क्रॉस सेक्शन एरिया का वायर लें, फिर भी कॉपर ज्यादा अच्छा कंडक्शन करता है। गोल्ड उससे ज्यादा अच्छा कंडक्टर होता है, कॉपर से भी अच्छा कंडक्टर है गोल्ड, लेकिन वो एक्सपेंसिव बहुत है इसलिए हम यूज नहीं करते। वरना लोग कुंडे नहीं डालेंगे, वो पूरा पूरा तार काट के ले जाएंगे, मार्केट में बेच देंगे। तो यहाँ पे ये एक फॉर्मूला कंसोलिडेटेड बनाया गया, टेम्परेचर का फैक्ट, लेंथ का फैक्ट और एरिया का फैक्ट एक ही जगह पे इनकॉर्पोरेट कर। बात समझ में आई कि टेम्परेचर रेजिस्टिविटी मटेरियल प्रॉपर्टी होती है, कॉपर की अलग है, आयरन की अलग है, स्टील की अलग है, एल्यूमिनियम की अलग है, गोल्ड की अलग है। ठीक, रेजिस्टिविटी सही, कॉपर, आयरन, gold, aluminum all have different resistivities. Okay, at the same temperature. Okay, if temperature changes, resistivity will also change. If temperature increases, resistivity of material increases, जिससे resistance increases. ठीक है जनाब। आज का लेसन यहीं पर एंड करते हैं फिर इंशाल्लाह। कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन हो तो ये व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसमें मुझसे पूछ सकते हैं। मैं ये लेक्चर वगैरह भी इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा। सही है, पीडीएफ भी और उसकी वीडियो लेक्चर को भी फिर आप वहां से उसको रिकॉल करके अगर देखना चाहे, रिवाइज करना चाहे तो कर सकते हैं। सही है भाई, टेक केयर।